क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई? इस रोमांचक विज्ञान कथा में हमने पहली वीडियो मनुष्य का जीवन कैसे शुरू हुआ में विभिन्न तथ्यों के बारे में बताया गया, जैसे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की अद्भुत यात्रा, कैसे सूर्य से छिटककर आई पृथ्वी पर मौलिक तत्वों के सम्मिश्रण से प्रोटोप्लाज्म बना, और कैसे उसी से जन्मे पहले एक कोशीय जीव जो आज भी एमिबा के रूप में जीवित हैं, कैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य तत्व मिलकर जीवन का आधार बने। इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए पृथ्वी का सारा जल भाग मछलियों से भर गया और करीब 5 करोड़ साल तक मछलियां ही प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ जीव बनी रही हैं, ठीक उसी तरह से जैसे आज हम मनुष्य पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ जीव हैं। इधर जल में मछली का युग शुरू होने के साथ ही स्थल पर हरियाली के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे, लेकिन यह हरियाली आजकल की तरह के घास, पेड़ों या लताओं की नहीं थी, ये क्योंकि उन वनस्पतियों की जड़ नहीं होती थी। आजकल के वनस्पतियों की जड़ होती है। ऐसा मालूम होता था मानो मिट्टी के ऊपर उनको किसी ने रख दिया हो। जल में जब मछली का युग था तो स्थल पर इन वनस्पतियों के अलावा कुछ न था। प्राणी का आविर्भाव तो स्थल पर बहुत बाद में हुआ। प्रथम प्राणी क्या थे? वे आदिम मछली के ही वंशधर थे। वे जल में से निकलकर आए थे। पूर्व आदिम मछली के वंशधर 2 तरीकों से 2 भागों या दलों में बंट गए थे। एक दल वाले के शरीर में सांस लेने के लिए गलफड़ों के अलावा फेफड़े जैसा अंग बढ़ने लगा और उनके डैने के नीचे वाले भाग में ऊंचा उठा हुआ टीला जैसा एक हिस्सा दिखाई पड़ने लगा और उसके नीचे हड्डी। यह आदिम फेफड़ा आगे जाकर बढ़कर पूरा फेफड़ा बन गया और डैने के नीचे की उठी हुई जगह से निकली टांग। इस तरह आदिम मछली के वंश में से एक भाग जल और स्थल दोनों पर चलने फिरने के योग्य बन गया, अर्थात वह उभयचर हो गया। जल छोड़कर स्थल पर आने की क्षमता तो आई और जल छोड़कर स्थल पर उनका जीवित रहना संभव हो भी गया, लेकिन फिर भी जल से उनका संबंध पूरी तरह टूट नहीं पाया। उनके जीवन का कुछ समय जल में गुजरता था और कुछ समय स्थल पर। इसीलिए वे उभयचर कहलाए, लेकिन वे पूरे स्थलचर नहीं बन सके। इसका क्या कारण था? इसका कारण यह था कि वे अंडे देते थे। उनके अंडे बहुत नरम होते थे और स्थल पर वे अंडे बड़ी जल्दी नष्ट हो जाते थे। इसलिए अंडे देने के समय उनका जल में जाना जरूरी था। इतने नरम अंडे पानी में काफी सुरक्षित रहते थे। ये अंडे कैसे होते थे? आजकल के उभयचरों के अंडों की परीक्षा करके देखने से यह बात समझ में आ जाएगी। वे भी बहुत कुछ वैसे ही होते हैं। लेकिन पूछा जा सकता है कि जल में रहती मछली के पूर्व पुरुषों के लिए थल पर आने की या उभयचर बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका कारण यह था कि उनके पास जीने के लिए ऐसा करने के अलावा और कोई चारा न था। क्यों? उस समय पृथ्वी का वायुमंडल बड़ी तेजी के साथ बदल रहा था। गर्मी ऐसी थी कि समुद्रों का पानी उड़ता जाता था और लगता था कि जैसे कुछ काल के बाद समुद्र में पानी ही नहीं रहेगा। गर्मी की अधिकता, वर्षा के अभाव और समुद्र में पानी की कमी के कारण उसमें रहने वाले प्राणी हजारों लाखों की संख्या में मौत के मुंह में जाने लगे। लेकिन प्राणी तो आसानी से मरना नहीं चाहता। वह जीना चाहता है और जीने के लिए प्रयत्न करता है। इसके लिए वह परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदलने की कोशिश करता है। बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालकर ही वह जीवित रहता है। उस युग में भी समुद्र में रहने वाले प्राणियों ने अपने को बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढालने की कोशिश की। तब स्थिति की मांग यही थी कि जिंदा रहने के लिए समुद्र में रहने वाले प्राणी जलचर जल को छोड़ थल पर आएं। जल के प्राणियों के पहले उभयचर और फिर थलचर बनने का यही कारण था। उभयचर का युग आज से कोई 20 करोड़ साल पहले की बात है। इसके बाद सारे प्राणी जगत में इनके ही वंश के एक और प्रकार के जीवों का राज शुरू हुआ, जिन्हें सरीसृप रेप्टाइल कहते हैं। सरीसृप किनको कहते हैं?
उन जीवों को जो छाती के बल पर चलते हैं, जैसे सांप, छिपकली, गिरगिट आदि। इनमें से कुछ के पैर हैं, कुछ के नहीं। किंतु यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि वे छाती के बल चलते हैं, लेकिन सरीसृप एकदम स्थलचर हैं। इसका मतलब यह है कि ये जीव एक ऐसे स्तर पर पहुंचे हुए हैं जिनको जिंदा रहने के लिए जल में जाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? ऐसा इसलिए हो सका कि सरीसृप को अंडे देने के लिए जल में नहीं जाना पड़ता। क्यों? उनके अंडे उभयचरों के अंडों की तरह नरम नहीं होते। सरीसृप के अंडे के ऊपर एक सख्त खोल होती है, जिससे ये अंडे स्थल पर ही सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए अंडे देने के लिए सरीसृप जाति के जीवों को जल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी सरीसृप को और कई सुविधाएं प्राप्त हैं। चलने फिरने की सुविधा, सांस लेने की सुविधा। इन सुविधाओं की वजह से पृथ्वी पर यही जीव प्रधान प्राणी का रूप धारण करने लगे। लेकिन सारे सरीसृप एक प्रकार के नहीं हैं। उभयचर के वंशज बदलते बदलते कई प्रकार के सरीसृप बने। किसी के पैर मजबूत हैं और चलते समय वे अपना सारा भार छाती पर नहीं डालते, तो किसी के शरीर पर से पैरों के निशान तक खत्म हो गए हैं, जैसे सांप। किसी के पैर बदलते बदलते नाव के डांड की तरह हो गए और वे जल के जीवन में लौट गए, तो किसी के शरीर पर पैर के बदले चमड़े के पंख बन गए, जैसे आज के चमगादड़। इसके फलस्वरूप सरीसृप होते हुए भी वे आकाश में उड़ने योग्य हो गए। लेकिन इससे यह मत समझ लेना कि वे आजकल के पक्षियों के पूर्वज थे। ये सरीसृप आजकल के पक्षियों की तरह नहीं थे और न इनके पूर्व पुरुष। आजकल के पक्षी उस समय के दूसरी प्रकार के सरीसृपों के वंशज हैं, इन सरीसृपों के नहीं। इन भिन्न भिन्न प्रकार के सरीसृपों में से जिसमें हमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, वह है डायनोसर। पृथ्वी पर इतने विभत्स और इतने बड़े जानवर आज तक नहीं देखने में आए। आजकल के हाथी, ऊंट, गैंडा आदि भी उसके सामने बहुत बौने जीव हैं। अनेक प्रकार के डायनोसर हुए हैं और उनको विभिन्न नाम दिए गए हैं। एक का नाम डिप्लोडोकस था, जिसकी लंबाई लगभग 30 मीटर थी। लेकिन यह निरामिष आहारी था और बुद्धिहीन जीव था। यह जंतु भीमकाय अवश्य था, लेकिन जहां तक इसके मस्तिष्क का सवाल है, वह मुर्गी के अंडे की तरह था। मनुष्य की तुलना में यह कितना बुद्धिहीन था, यह इसके मस्तिष्क के आकार से ही पता चल जाता है। मनुष्य का शरीर करीब 170 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन उसके मस्तिष्क का वजन लगभग 1.25 किलोग्राम होता है। अर्थात अगर कोई 31 डिप्लोडोक्सों के मस्तिष्कों को इकट्ठा किया जाए तो उनका भार एक मनुष्य के बराबर जाकर बैठता है। लेकिन इससे यह भी समझना भूल होगी कि बुद्धि की सीमा भी इसी अनुपात में थी, क्योंकि बुद्धि केवल मस्तिष्क के भार पर ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सी बातों पर निर्भर करती है, जिसमें मस्तिष्क का आकार भी एक है। मनुष्य का मस्तिष्क केवल भार में ही अधिक नहीं होता, बल्कि आकार में भी अच्छा होता है। यही कारण है कि हमारी बुद्धि इतनी आगे बढ़ी हुई है। एक और प्रकार का डायनोसर होता था, जिसको ब्रासियोसरास कहते हैं। एक जीव का भार करीब 150 टन होता था और उसका गला इतना लंबा होता था कि जमीन पर खड़े होकर वह आजकल के तिमंजिले मकान की खिड़की में से आसानी से झांक सकता था। डायनोसर की और भी किस्में थीं, जिनमें एक का नाम है टिरेनोसरास। अगर उसको साक्षात यमदूत कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। उसकी लंबाई थी 6.25 मीटर, यानी एक साधारण मनुष्य की लंबाई की लगभग तिगुनी। उसके पिछले दोनों पैर 2 खंभे जैसे थे और अगले पैर छोटे। उसका मुंह बहुत ही बड़ा था और दांत मूलियों की तरह। उसकी पूंछ की फटकार से सारा जंगल कांप उठता था। यह एकदम मांसाहारी था और आज तक पृथ्वी पर इतने मांसाहारी जीव कभी देखने में नहीं आए। इसीलिए जब यह शिकार की खोज में निकलता था तो दूसरे सब महाकाय डायनोसर डर से कांपने लगते थे। इसी प्रकार ऐसे ही कई तरह के डायनोसर लाखों वर्षों तक पृथ्वी की छाती पर अपना राज चलाते रहे। पर इतने विशाल शरीर से ही क्या होता है?
आखिर ये भी इस संसार से लोप हो गए और शेष रह गए केवल उनके अस्थिपंजरों के कुछ फॉसिल। वे लुप्त कैसे हुए, इसके बारे में कई सिद्धांत सुझाए गए। एक मान्यता के अनुसार आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले की बात है। पृथ्वी की छाती पर एक प्रचंड हलचल शुरू हुई। बड़े बड़े जलाशय और तालाब सूखने लगे। जमीन फोड़कर निकलने लगी पहाड़ों की चोटियां। उत्तर से सूखी और बर्फीली हवाएं चलने लगीं। उस हवा से पेड़ और पौधे मरने लगे। पृथ्वी की शक्ल भी तेजी के साथ बदलने लगी। इससे पहले की जलवायु डायनोसर जाति के लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनमें से बहुत से पानी में अपना शरीर डुबोकर रहते थे और भीगे शरीर पर गर्म हवा बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन अब डायनोसर तेजी से बदलती हुई अवस्थाओं के साथ अपने आप को बदल नहीं पाए। नतीजा यह हुआ कि वे इस संसार से मिट गए और इस प्रकार सरीसृपों के युग का अवसान हो गया। इस बीच में पृथ्वी की छाती पर एक और प्रकार के जीव दिखाई दिए। इनकी शक्ल थी चूहों की तरह, इसलिए डायनोसरों की तुलना में ये बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी डायनोसरों के साथ इनका वंश संबंध था, क्योंकि ये सरीसृपों के ही वंशज थे और उन्हीं की एक शाखा से परिवर्तित होते होते इस रूप में आए थे। इनको स्तनपायी मैमल कहा जाता है। इनका शरीर छोटा था, लेकिन जिंदा रहने के लिए इनके पास कई प्रकार की सुविधाएं थीं, जो डायनोसर के पास न थीं। सुविधाएं क्या थीं? पहली बात तो यह कि इनके शरीर पर बाल थे और दूसरी यह कि इनका लहू गर्म था। गर्म लहू का क्या मतलब? असल में जीवों में खून दो प्रकार का हो सकता है। एक प्रकार के जीवों में बाहर के ताप के अनुसार उनके रक्त का ताप भी चढ़ता उतरता रहता है। बाहर ठंड होने पर उनका खून भी ठंडा पड़ जाता है। बाहर गर्मी पड़ने पर उनका खून भी गर्म हो जाता है। ऐसे खून को ठंडा लहू कहा जाता है। दूसरे प्रकार के जीव ऐसे होते हैं कि बाहर के ताप पर उनके खून का ताप निर्भर नहीं करता। शरीर में खून का ताप सदा एक ही सा रहता है। ऐसे खून को गर्म लहू कहते हैं। पृथ्वी की जलवायु हमेशा एक सी नहीं रहती, इसलिए जिंदा रहने के लिए गर्म खून से ज्यादा सुविधाजनक होता है। स्तनपायी से पहले जितने जीव हुए उन सबका खून ठंडा था, यहाँ तक कि उस महाकाय डायनोसर का खून भी ठंडा ही था। इसीलिए करीब 6 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी पर ठंडे वातावरण का आरंभ हुआ, सूखी और हिम जैसी ठंडी हवाएं चलने लगीं, तो डायनोसर भी नष्ट हो गए। लेकिन स्तनपायी देखने में इतने छोटे होते हुए भी बच गए, क्योंकि उनके शरीर पर बाल थे और उनके शरीर में गर्म खून था। इसके अलावा स्तनपायियों को कई और सुविधाएं थीं। उनका मस्तिष्क बहुत अच्छा था। वे काफी होशियार और चौकन्ने थे। उनके दांत अच्छे थे और पैर मजबूत, और उनके शरीर में सांस लेने की व्यवस्था भी अधिक उन्नत थी। इसके अतिरिक्त एक जबरदस्त सुविधा उन्हें प्राप्त थी। वे अंडे नहीं देते थे, बल्कि उनके बदले बने बनाए बच्चे जन्मते थे। सरीसृप तक सारे जीव अंडे देते थे। अंडे देने के लिए अच्छी और ठीक जगह होनी चाहिए। फिर अंडे देने के बाद उन्हें अच्छी तरह सेने की आवश्यकता पड़ती है। तब जाकर उन अंडों में से फूटकर बच्चे निकलते हैं। इस सब में बड़ी असुविधा है। स्तनपायियों के बच्चे जन सकने के कारण बहुत सी असुविधाएं दूर हो गईं। बच्चे जनने के बाद बच्चे के लिए अन्न संग्रह की समस्या का अंत हो गया, क्योंकि बच्चे मां के स्तनों से दूध पी सकते थे। ये जीव मां के स्तन से दूध पीकर जिंदा रहते थे, इसीलिए इनका नाम स्तनपायी हुआ। ठीक है, शुरू में स्तनपायियों का शरीर बड़ा छोटा था, लेकिन उन्हें अन्य कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थीं। इसलिए जहां जीवन संग्राम में और सब मर मिटे, ये बचे रहे और जीवों में सर्वश्रेष्ठ हो गए। पृथ्वी पर जो सबसे पहले स्तनपायी दिखाई दिए, उन्हीं के वंशज धीरे धीरे बदलते बदलते आखिर में अनेक प्रकार के पशु बने। चिमगादड़, शेर, हाथी, जेब्रा, जिराफ इत्यादि।
इन्हीं स्तनपाइयों के वंशजों में से एक किस्म ने पेड़ों की डालों पर अपना घर बनाना शुरू किया। हम आजकल की मानव जाति उन्हीं पेड़ों की डालों पर घर बनाने वाले स्तनपाइयों के वंशज हैं। उनका क्या नाम था? प्राइमेट। आजकल ये प्राइमेट नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन प्राइमेटों के अनेक प्रकार के वंशज दिखाई पड़ते हैं, अनेक प्रकार के वानर और वनमानुष। वनमानुष भी सभी एक प्रकार के नहीं होते। एक प्रकार के वनमानुष का नाम है औरंग ओटांग, किसी का नाम है शिम्पाजी, किसी का गोरिल्ला। पेड़ों पर चलने फिरने के लिए पिछले दो पैरों की अपेक्षा अगले दो पैरों की आवश्यकता ज्यादा पड़ती थी। पेड़ों की डालों को पकड़ने से लेकर फल फूल कंदमूल इकट्ठा करना, उनको मुंह में डालना, इन सब कामों में अगले दो पैरों को ही ज्यादा काम करना पड़ता था। इसी कारण प्राकृतिक चयन के नियमानुसार इन सब वनमानुषों में से केवल वे ही बच सके जिनकी अपनी विशेषता थी, अर्थात जिनके अगले दो पैरों में पिछले दो पैरों से अधिक क्षमता थी। इस प्रकार प्रकृति के विरुद्ध जूझते जूझते वनमानुष के अगले दो पैरों में पिछले दो पैरों से भिन्नता आने लगी। और उसके बाद एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई। ऐसी घटनाएं पृथ्वी के इतिहास में बहुत कम हुई हैं। यह घटना क्या थी? इन्हीं चार पैरों वाले वनमानुषों में से कुछ पेड़ों से नीचे उतर आए और अपना घर जमीन पर बनाने लगे और वहीं रहने लगे। धीरे धीरे वे दो पैरों पर खड़े होने लगे और फिर दो पैरों से चलना सीख गए। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह कम से कम 10 लाख साल पहले की बात है। इससे अधिक समय पहले की बात भी हो सकती है। उस समय पृथ्वी की रूपरेखा का मानचित्र भी भिन्न था। आज जहां हिंद महासागर है, वहां सागर ही नहीं था, बल्कि था एक महादेश। आज वह देश महासागर के गर्भ में विलुप्त हो चुका है। लाखों साल हुए उस विलुप्त महादेश के बहुत बड़े भूभाग से वन जंगलों के चिन्ह मिट गए। किस कारण, यह आज बताना मुश्किल है। हो सकता है दावानल में जलकर राख हो गए हों, हो सकता है भूकंप से धंसकर जमीन के गर्भ में चले गए हों, अथवा किन्हीं अन्य प्राकृतिक कारणों से उनका नाश हो गया हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि कारण कुछ भी हो, यह सच है कि वन मिट गए और इन पेड़ों के मिट जाने की वजह से इन वनमानुषों को विवश होकर भूमि पर आना पड़ा। यह हम पहले बता चुके हैं कि जब ये पेड़ों की डालों पर अपने जीवन निर्वाह के लिए घूमते थे, उसी समय से उनके अगले दो पैरों में पिछले दो पैरों से भिन्नता आने लग गई थी। समतल भूमि पर पैर पड़ने के बाद यह विभिन्नता और बढ़ती चली गई। वनमानुष के ये वंशज समय क्रम में पिछले दो पैरों पर खड़े होना सीख गए और फिर उन पर चलना भी। लेकिन अगले दो पैरों का क्या हुआ? पेड़ों पर रहते समय अगले दो पैरों में पिछले पैरों से अंतर आने लगा था और जब ये वनमानुष जमीन पर पिछले दो पैरों पर चलने लगे तो अगले दो पैरों में और भी विभिन्नता आने लगी। बदलते बदलते हजारों सालों के समय में कई वंशों के नष्ट होने के बाद ये अगले दो पैर मनुष्य के दो हाथों में परिवर्तित हो गए। परिणामस्वरूप वनमानुष भी वनमानुष नहीं रहा और हो गया आदिम मनुष्य। आज हम अपने इन हाथों के कारण ही मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य नामी प्राणी के सिवा और किसी भी जीव के हाथ नहीं हैं। शिम्पांजी के पंजे हैं, गोरिल्ला के भी पंजे हैं, लेकिन उनके हाथ नहीं हैं। उन पंजों से ज्यादा वे कोई वस्तु पकड़ने की चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन उससे वे हथियार नहीं बना सकते। मनुष्य के हाथ हैं, उनसे वह हथियार बना सकता है। और चूंकि मनुष्य हथियार बना सकता है, इसीलिए वह तमाम दूसरे जीवों से भिन्न है। हथियार किसको कहते हैं? उसको जिसको लेकर हम पृथ्वी पर संघर्ष कर सकते हैं और पृथ्वी को बदल सकते हैं, जैसे हंसिया और हथौड़ा, तीर और कमान, कुदाल और फावड़ा इत्यादि। इन हथियारों के कारण ही मनुष्य दूसरे जीवों से भिन्न क्यों है? इसलिए कि जिन जीवों के पास हथियार नहीं हैं, वे पृथ्वी की दया पर जीवित हैं। वे हर चीज के लिए पृथ्वी की ओर मुंह बाए रहते हैं।
भाग्यवशात अगर कहीं अन्न मिल गया तो पेट भर गया, अन्यथा नहीं। कहीं ठहरने के लिए जगह मिल गई तो रह गए, अन्यथा नहीं। लेकिन मनुष्य क्या पृथ्वी पर इतनी असहाय अवस्था में, इतनी ही निरुपाय अवस्था में रहता है? निश्चय ही नहीं। मनुष्य पृथ्वी पर संघर्ष करता है, जीविका निर्वाह के सामान को पाने के लिए संग्राम करता है और उसको हासिल करता है। इसीलिए मनुष्य पृथ्वी की छाती पर अन्न उगाता है, रुई को काटकर उससे कपड़ा तैयार करता है, पत्थर से मकान तैयार करता है। लेकिन यही क्या सब कुछ है? इतने से ही वह चुप नहीं बैठता। हवाई जहाज बनाकर मनुष्य आकाश को जीतता है। गोताखोरों की पोशाक पहनकर वह समुद्र में उतरकर पाताल जीतने के लिए निकलता है। यही नहीं, हर प्रकार से वह विश्व पर विजय पाने के लिए जूझता है, संग्राम करता है और आगे बढ़ता जाता है। मनुष्य ने जो कुछ पाया है, विश्व विजय की ओर वह जितना अग्रसर हुआ है, प्रकृति के नियमों को जितना उसने जाना है, उन सबका सबसे बड़ा कारण है उसका हाथ, वह हाथ जिससे वह हथियार बनाता है। पृथ्वी के और किसी जीव के हाथ नहीं, केवल मनुष्य के ही हैं। दूसरे असहाय और निरुपाय बनकर पृथ्वी का मुंह देखते हुए जिंदा रहने की चेष्टा करते हैं। मनुष्य अपने हाथों के बलबूतों पर विश्व विजय की दुंदुभी बजाता है। प्रश्न यह होगा कि मनुष्य की प्रगति में क्या केवल हाथ का ही हाथ है? बुद्धि की कोई देन नहीं है? मनुष्य जो पृथ्वी पर श्रेष्ठ प्राणी बना, उसका असली कारण क्या बुद्धि नहीं है? अवश्य इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य की बुद्धि जितनी विकसित है, उतनी और किसी जीव की नहीं है। इसी बुद्धि के बल पर मनुष्य ने प्रगति की है। लेकिन इतना ही समझना पर्याप्त नहीं है। प्रश्न यह उठेगा कि बुद्धि किस बात पर निर्भर करती है? उसका उत्तर होगा मस्तिष्क पर। मनुष्य का मस्तिष्क बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है, इसीलिए उसकी बुद्धि इतनी विकसित है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि इतनी विकसित हुई कैसे? आदिम वनमानुष के किसी और वंशज का मस्तिष्क तो इतना अच्छा नहीं है, शिंपांजी का नहीं, औरंग ओटांग का भी नहीं, केवल मनुष्य का है। यह भिन्नता क्यों? क्योंकि मस्तिष्क के साथ हाथों का गहरा संबंध है। मस्तिष्क की प्रगति से हाथों की प्रगति का संबंध है। वनमानुष का पंजा जैसे जैसे बदलकर मनुष्य के हाथों का रूप लेता गया, उसी प्रकार मनुष्य के सिर में मस्तिष्क की रूपरेखा भी बदली, क्योंकि मस्तिष्क के साथ हाथों का गहरा संबंध है। मस्तिष्क की प्रगति से हाथों की प्रगति का संबंध है। वनमानुष का पंजा जैसे जैसे बदलकर मनुष्य के हाथों का रूप लेता गया, उसी प्रकार मनुष्य के सिर में मस्तिष्क की रूपरेखा भी बदली। मनुष्य का मस्तिष्क आकार में बड़ा और रूप में अच्छा हुआ, उसी के कारण मनुष्य की बुद्धि में इतना महान विकास हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय और सवाल कमेंट में लिखें, हम जरूर जवाब देंगे।